हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साहब। फॉलो कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे अनअकैडमी पे, जहाँ पर मेरी रोज़ फ्री क्लास आती है रात को 10 बजे। स्पेशल क्लासेस के फीचर्स में रेज दी हैंड फीचर का इस्तेमाल ज़रूर करा करिए, जिसमें कि आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं रियल टाइम। और साथ ही साथ जो अनअकैडमी के फ्री कोर्सेज आ रहे हैं उसमें एनरोल कर लीजिए। 35+ बैच कोर्सेज आपको मिल जाएंगे 20 सब्जेक्ट्स में और पेपर 1 में, जिसमें अगर आप मेरे कोड SCRYT के साथ एनरोल करेंगे। अपने कॉलेज कहाँ से किए हैं और किस तरह का स्टडी बैकग्राउंड है, सबसे पहले मंजीत आप बता दीजिए। सर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, और वहाँ एक विलेज है सिसाना, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरा कॉलेज खरकोदा है, जो सब डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं उसको। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से की है। कैसे स्टूडेंट थे, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाकू वाले या फिर ऐसे? क्या- सर यूनिवर्सिटी में रैंक होल्डर हूँ मैं, तो हम बोल सकते हैं कि मेरी अरे वाह, एजुकेशन क्या बात अच्छी है। रही है फ्रॉम स्टार्टिंग। तो पहला ही अटेम्प्ट था ये? नहीं सर, ये मेरा फोर्थ टाइम था जब मेरा नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। थर्ड 3 टाइम्स मैं ऑलरेडी नेट क्वालिफाई हूँ, और लास्ट टाइम मेरा जो जेआरएफ है वो 0.02 से रह गया था। ओ, सिर्फ ये एक या दो क्वेश्चन का फर्क रहा होगा मैक्सिमम। यस सर। चौथी बार में, ठीक है। तो इससे पहले 3 अटेम्प्ट दिए हैं। ठीक है, हरियाणा से मैं सर भी पोस्ट 3 बार ग्रेजुएशन नेट करता क्वालिफाई। यस सर, ड्यूरिंग मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नेट देना शुरू किया था। अच्छा अच्छा, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान। हरियाणा में लड़कियां पोस्ट यस ग्रेजुएशन सर। बहुत करती है, लड़के नहीं करते हैं इतना। मैं पेपर देने जाया करता था, वहां पे 50 लड़कियां होती थी पीजी के पेपर देने में। और जो है मैक्सिमम 3-4 लड़के हुआ करते थे। तो उल्टा हम तो पूछ भी नहीं यस पाते थे सर। हमारा पेपर भी उन लोगों से, कि कोई जो है वो बुरा ना मान जाए हमको देख के। तो हरियाणा में वैसे लड़कियां जो है अच्छा पढ़ रही हैं। और शीतल, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है पीजी की? सर मैं भी हरियाणा से ही बिलोंग करती हूँ और मेरी स्टडी रेवाड़ी से केएलपी कॉलेज है, वहाँ से हुई है ग्रेजुएशन। और पीजी मेरी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर, जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, वहाँ से मैंने पीजी किया। बीएड मैंने बीएड भी की हुई है, वो मैंने वहीं मेरे पास में कॉलेज है रेवाड़ी में, वहाँ से की हुई है। इस इंटरव्यू को देख के ना हरियाणा वाले रेनू जैसे लोग चिल्लाएंगे कमेंटों में कि हम ही हम हैं हर जगह। देखो, मेरे पास तो मैक्सिमम लोग हरियाणा और राजस्थान से पढ़ने आते हैं। ऑब्वियसली वो एक कल्चर का जो है आप कह लो कि जुड़ा हुआ है, तो लेकिन चिल्लाएंगे बहुत रेनू और ये देख के। और उसके अलावा शीतल, मतलब कैसा स्कोर रहता था, मतलब कॉलेज में या फिर जो है क्या सर academic में? 12th मेरा हरियाणा बोर्ड से है, उसमें मेरा 90% के आसपास था। और ग्रेजुएशन में भी मेरा 70% था, और पीजी में भी मेरा 70 के अप्रॉक्सी था। ये बहुत ही मेरा बढ़िया। मतलब टीचर 55% मेरे वाले को हैं आपके पास, बताइए। और बच्चे तो इतने जबरदस्त जबरदस्त है। मैं तो ये चीज देख के बड़ा जो है ये होता हूँ एक्चुअली Records बहुत अच्छे 2016 में मैंने नेट का दिया था अटेम्प्ट, और हैं। 17 में भी दिया था। लेकिन उस टाइम सर हो नहीं पाया, मेरा बेटी थी छोटी, और मैं ये कह सकती हूँ मैं बिना प्रिपरेशन के ही चली गई थी। फिर बीच में मेरा ये 4-5 साल का गैप आया, और कोविड की वजह से। कोविड से पहले मैं जॉब करती थी प्राइवेट स्कूल में, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई उन स्कूल वालों के साथ कि मुझे सैलरी नहीं मिली। तो मैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए थोड़ा मोटिवेट हो गई, और मैंने फिर से ट्राई किया, और फाइनली रिजल्ट आपके मैंने सामने। इससे और पहले पूरी भी ना जर्नी जो सुमन कि से एक भी साल बात की की थी। थी। तो उसने भी यही कहा था जी कि उसने कोविड के टाइम को ना बड़ा सही तरीके से यूटिलाइज किया। और जो है इस समय को एक इस तरीके से इस्तेमाल करके उसने इसका अच्छा यूज उठाया। तो जितने लोगों से मैं मिला हूँ कम से कम उन्होंने ये बात जो है वो की है। मुझे एक चीज जो है ये बताइए कि आप लोगों ने मैनेज कैसे किया, आपने पेपर 1 और कॉमर्स के जो है टाइम को किस तरीके से मैनेज करते थे? सबसे पहले मंजीत आप बताइए, कितना पढ़ते थे या कितना समय तो देते थे? मेरा स्टार्टिंग से यही मानना है सर कि जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी बातें करते हैं, या कोई मेरे जूनियर है वो भी मुझसे पूछते हैं कि कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। तो हम्म, मेरा स्टार्टिंग से ये मानना है कि कितना टाइम मैटर नहीं करता, हम हम्म, जितना भी पढ़े वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। जितना हम पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट पढ़े, और अच्छे से पढ़े। अगर हम बुक्स लेके बैठे हैं और हम पढ़ नहीं रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है कुछ। हम्म, अगर हम बुक्स लेके बैठ गए और हमने टाइम काउंट किया कि मैं 7-8 घंटे पढ़ी, वो मैटर नहीं करता है। सबसे पहला मैं यही मान के चलती हूँ। और दूसरी बात जो आती है कि पेपर 2 हम जल्दी पढ़ते हैं।
हम पेपर 2 की तरफ खुद से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो हम कभी से पढ़ रहे हैं। लेकिन पेपर 1 को पढ़ना वो खुद में एक चैलेंज होता है। कुछ यूनिट्स तो ऐसी हैं जो हम छोड़ के ही चल देते हैं कि ये तो होंगी ही नहीं, लाइक हम्म, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन हम्म, सिस्टम, ये हम करके ही खुश नहीं होते हैं। एंड सर, ये मैं आपको डेडिकेट करती हूँ अपना कि मैंने ये दोनों यूनिट्स आपसे किए हैं। मैंने फर्स्ट जब लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, हम्म। मैं दोनों यूनिट्स को छोड़ के गई थी और इस टाइम मैंने इन यूनिट्स को किया और बेनिफिट भी मिला उसका। मैंने और पिछले सबसे इंटरव्यू बड़ी में भी बात, यही कहा था कि पीपल एंड एनवायरनमेंट ना, मैं खुद एज अ टीचर भी जो है ना बहुत कुछ सीखा हूँ। हमारी जो लास्ट 15 क्लासेस वाली जो सीरीज थी ना फ्री क्लास में, उसे मैंने भी सीखा है यस आपके सर। साथ साथ। तो वो तो एक ऐसी सीरीज बन गई जो बहुत लोगों के बाद में काम भी आ गई, लेकिन उससे मैंने खुद भी बहुत इस सब्जेक्ट को सीखा, क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड से तो है नहीं ज्योग्राफी वगैरह के, हम लोग कॉमर्स के लोग हैं, तो हमको कहाँ से आएगा कि कौन से पीसीबी और कौन से जो है एयर पोल्यूशन के पॉल्यूटेंट्स। आप बताओ शीतल कि किस तरीके से टाइम मैनेज कर रहे थे अपने पेपर 1 या कॉमर्स में, या फिर मतलब कितना, मतलब ये देख लो कि सेक्शनल अलॉटमेंट किस तरीके से करके चलते थे, प्रायोरिटी क्या थी? सर, मैंने तो जो किया है वो सारे कोर्सेज आपसे किए, आपके साथ ही मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। तो फिर पेपर 1 में तो प्रैक्टिस आप जो 10 बजे वाली क्लास स्पेशल क्लास कराते थे वही से मैं करती थी, और बाकी मैं डेली के अपने 10 to 15 क्वेश्चन लगाती थी। ज्यादा मैं अपना टारगेट रखती नहीं थी, क्योंकि ज्यादा रखने से फिर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता था कि यार तो 50 नहीं हुए, मुझे तो 50 करने थे, वो हो नहीं पाए मेरे। तो उससे बहुत सारी चीजें अफेक्टेड हो जाती थी। और पेपर 2 का भी मैं अपने 20 क्वेश्चन पर डे लगाती थी, और बाकी आपकी पीडीएफ पढ़ती थी, आपकी क्लासेस लेती थी। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई बिकॉज ऑफ गैप, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी, पेपर पूरा ही चेंज हो गया था। तब मैंने अटेम्प्ट किया था, उस टाइम स्टेट क्वेश्चन ज्यादा आते थे, हम्म। इतने घुमा के नहीं आते थे। तो मुझे आपकी वीडियोस वन एक बार लाइव क्लास लेने के बाद मुझे फिर से देखनी होती थी, तब मैं कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाती थी। तो हाँ, स्टार्टिंग में वो थोड़ा इनिशियल चैलेंजिंग कैच रहा करने वहां में पे। शुरू में दिक्कत रहती है। या स्टार्टिंग में 1-2 महीने रहा थोड़ा प्रॉब्लम, उसके बाद सब कुछ स्मूथली चलने लगा, और बस फिर आप थोड़ी दोनों के साथ अंडरस्टैंडिंग ना बढ़ने लगी। और आप दोनों के साथ एक अच्छी चीज ये है कि आपने ना पेपर दिया है, और शुरू में 2-3 बार देने से या फिर जो है काफी मतलब पिछला एक्सपीरियंस भी आपको पता है। मंजीत, मुझे बताओ कि पेपर बदला है क्या पिछले 3 साल में, आपने जो देखा है बहुत डिफिकल्टी या बदलाव कुछ? आए हैं। जून 2019 में जो पहली बार मेरा नेट क्लियर हुआ था, उस हम्म, टाइम पे पेपर बहुत इजी था। उस टाइम पे मैं अनअकैडमी से नहीं पढ़ती थी। 2020 में मैंने अनअकैडमी से पढ़ना शुरू किया और उस टाइम से मैंने सेल्फ स्टडी की थी सिर्फ। तो उस टाइम पे जो पेपर था वो मुझे सबसे इजी लगता है, जून 2019। और उसके बाद जैसे जैसे पेपर आया है, जैसे हम बोले कि 1 साल का टाइम हमें मिला है कोविड में, 2020 के लिए भी 2021 के लिए भी, तो उन्होंने पेपर के लेवल को भी उतना ही हाई किया है दोनों टाइम। जो क्वेश्चंस है 2020 वो देखा जाए तो घुमा के पूछ बेंचमार्क रहे था, हैं। है ना, यस जो सर। 20 का पेपर था। यस सर। और बाकी अचानक सब्जेक्ट। से जो आरसीज आनी शुरू हुई हैं, ये कह लें, या फिर जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस, अब की बार जो पेपर था वो सारा का सारा सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन थे। वो डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछ रहे, हर चीज की प्रोसेस पूछना चाहते हैं। एक एक छोटी चीज उसमें और जोड़ूंगा मैं, कि जो लेंथी आ रहा है अपना सब्जेक्ट का पेपर, इसको कैसे हैंडल कर रहे हो एग्जाम देते सर हुए? स्पीड, स्पीड जो है, हम सबसे पहले तो हमें मॉक देने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे हमारी प्रैक्टिस बनती है। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठे हैं तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरा कंप्यूटर 5-6 बार शट डाउन हो गया ड्यूरिंग द एग्जाम। बाप रे। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम हुआ मेरा। 40 मिनट्स बाकी थी उस टाइम पे, जब मेरा पहली बार शट डाउन हुआ कंप्यूटर। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई, लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, करना तो अभी है। मैंने इतने दिन मेहनत की है, लास्ट टाइम भी बिल्कुल। बहुत कम से रह गया था। तो वहां पे मैंने शुरू से मैं क्या लेके चल रही थी, जो क्वेश्चंस मुझको आते थे या जिनमें कम टाइम लगना था मैं उनको अटेम्प्ट करती जा रही थी। और जो ये था कि अभी छोड़ने वाले हैं या ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ के समझ आएगा, उनको मैं छोड़ रही थी। और आरसीज जो पेपर 1 की थी वो भी मैंने लास्ट में की है, और पेपर 2 की भी मैंने लास्ट में आरसीज की है। तो आरसीज पे जब मैं गई, मैंने बीच के क्वेश्चन छोड़े, मैंने सोचा पहले आरसी कर लेती हूँ। आरसी करने जब मैं गई तो मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया। बाकी फिर ये बाकी, लेकिन आप, मैं कहती हूँ कि आपने जो आरसीज की प्रैक्टिस करवाई
थी, इतना सब होने के बाद भी मेरे आरसीएस के सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस गलत हुए टोटल आउट ऑफ बहुत बढ़िया। 15। तो आरसीएस ने बहुत, मैं कहती हूँ कि इम्पोर्टेंस रखी है मेरे पेपर में, मेरे मार्क्स दिलवाने में। जब से अपना फॉर्मेट चेंज हुआ है तब से तो ये एक एडिड बेनिफिट है कि अगर कोई कर जाए तो। बाकी शीतल, मुझे आपसे भी यही जानना है कि किस तरीके से जो है पेपर की लेंथ जो है, या इस टाइम जो स्क्रोलिंग की दिक्कत लोगों को हुई, वो कैसे हैंडल की थी एग्जाम में? सर एक्चुअली जो स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम थी उसका मैंने तो यही किया कि कोई रिव्यू वगैरह का कुछ सिस्टम ना रख के अपने पेपर में, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था या 1 या 2 बार पढ़ने पे मैं उसे अपने आप समझ नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको सिर्फ पेपर पे नोट किया, बाकी मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया। रिव्यू वगैरह मार्क करके रिव्यू वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया कि बाद में रिव्यू वगैरह दिखे, मेरा हो ना हो। और दूसरी, जब मेरा पेपर 1 कंप्लीट हुआ तो उसका टाइम मैंने, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि 70 मिनट्स का आप लेके चलो टारगेट फर्स्ट पेपर 1 का, वही मैंने किया। मैंने 66 मिनट्स उसको दिया, बाकी मैं अपने फिर पेपर 2 पे शिफ्ट हो गई। मैंने जब ओवरऑल देखा तो मेरा पेपर 1 के 10 to 11 क्वेश्चन थे जो मैंने मार्क किए थे, कि जो मेरे अभी भी पेंडिंग है। मीन्स मैं 65 मिनट्स में सिर्फ 40 क्वेश्चन कर पाई थी, जिसमें मेरा आरसी और डीआई मेरा कंप्लीट था। और वो मेरे पेपर 1 के डीआई और आरसी सही भी है, सिर्फ आरसी में मेरा 1 नंबर कट हुआ है पेपर 1 में। फिर मैं अपने पेपर 2 पे शिफ्ट हो गई थी। पेपर 2 का भी मैंने सेम किया कि जब इंग्लिश और हिंदी की बार बार स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही थी, तो मैं पेपर 1 की इंग्लिश, सॉरी, पेपर 2 में जो क्वेश्चन था उसके सिर्फ इंग्लिश पढ़ के ही अपने क्वेश्चन को पेपर पे सोल्व करने की कोशिश कर रही थी, हिंदी की तरफ मैं जा ही नहीं रही थी। फिर भी मेरे साथ हुआ है 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा कि वो मार्क करते टाइम मेरा गलत मार्क हो गया, या फिर स्क्रॉलिंग की वजह से हो गए मेरे 3-4 हाँ, क्वेश्चन लेकिन इधर क्योंकि उधर। पेपर की लेंथ भी इतनी ज्यादा थी कि अगर हम पूरा जी, पेपर लेंथ पढ़ने बहुत बैठे तो ज्यादा थी। टाइम कम पहले लगेगा। क्वेश्चन गिवन था, फिर ऑप्शन गिवन थे, फिर हिंदी के क्वेश्चन गिवन, देन फाइनल आंसर गिवन थे। अच्छा, ये भी एक चीज है, जैसे कि हम लोग अगर मान लो कि मॉक टेस्ट की जो इम्पोर्टेंस मानते हैं, आप लोगों ने कितने मॉक टेस्ट दिए थे, या फिर किस तरीके से इसे एक प्रैक्टिस के तौर पे जो है फॉलो किया था आपने? मंजीत, मॉक टेस्ट क्या कहाँ पे लगाए हैं और किस तरीके से लगाए हैं? मैंने सर अनअकैडमी से ही लगाए हैं। मैं पहले अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस किए मैंने, और करीबन नवंबर दिसंबर के आसपास मैंने प्लस को ज्वाइन किया था। हम्म, और उसमें मतलब मॉक टेस्ट जो है वो क्लासेस में ही लगाते थे क्वेश्चन, या फिर अलग से भी टेस्ट लगाए हैं? सर क्लासेस तो मैं लेती थी, मैंने पीवाईक्यूज की भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं, और जो हमारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस क्लासेस होती हैं वो भी मैंने बहुत ली हैं, और जो मॉक्स हैं वो भी मैंने लगाए हैं सर। तो मॉक पर मॉक इतने एनालिसिस ज्यादा नहीं करते थे लगाए बाद में, क्योंकि या कई फिर बार। सिर्फ टेस्ट देने तक सीमित था? क्या सर? कह रहा हूँ, मॉक का जो एनालिसिस करते थे या फिर टेस्ट देने तक ही सीमित था मॉक देना? नहीं सर, एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि पीवाईक्यूज हम करते हैं, और पीवाईक्यूज करते करते हमारे दिमाग में क्या मेंटेलिटी बन जाती है कि एज इट इज क्वेश्चन आएगा हमारे पेपर में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पीवाईक्यूज और मॉक को हमें ऐसे लेना है कि हमें क्या पॉइंट नहीं आता है, या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उनको नोट करो और उनसे अपने नोट्स बनाओ, या फिर उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। ये नहीं सोच के चलना कि एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अगर आप मॉक दे रहे हो या पीवाईक्यूज कर रहे हो, तो एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलते, वहां पे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, ये माइंड में रख के चलना है। बहुत सही। शीतल, आपने मॉक जो है क्या परफॉर्मेंस, हालांकि मुझे पता है कि लगभग क्या परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन जैसे मैं तुमसे पूछूं तो अगर आप एक कॉमर्स का टेस्ट दे रहे थे तो मॉक में लगभग 200 में से कितने नंबर आ रहे थे? सर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट का बताऊं तो मेरे 200 में से 80 से मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट जब हमने स्टार्टिंग की थी तो मेरे 80 या 82 के आसपास मार्क्स थे। मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हुई कि कहाँ 82 मार्क्स और कहाँ हम 100 से अबव जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जो प्लस पे अपने मॉक टेस्ट आए, जो भी हमारी चैंपियनशिप टेस्ट वगैरह आई थी, सीरीज आई थी, पीवाईक्यू सीरीज आई थी, उसको मैंने कंप्लीट किया। और आप भी कराते थे, उनको भी मैंने कंप्लीट किया। एक टेक्स्ट बुक ऐप थी, ऐप है, वहां से भी मैंने मॉक टेस्ट किए हैं पेपर 2 के। उनके बहुत अच्छे टेस्ट है सेपरेट वो तो। यूनिट वाइज क्वेश्चन थे। जी, सेपरेट यूनिट वाइज क्वेश्चन थे, वो भी मैंने किए हैं। हालांकि उसमें मुझे बहुत देरी हो गई, मैंने एग्जाम से 1.5 महीने पहले ही मैंने स्टार्ट किया था टेक्स्ट बुक का। वहां से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी मॉक टेस्ट क्वेश्चंस की। उससे ये हो जाता है सर कि हम टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं, कि एक पेपर में बर्डन नहीं होता कि हमारा 3 घंटे में कंप्लीट होगा या नहीं होगा पेपर, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि अगर हमने प्रैक्टिस की हुई है तो कि वो हम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एंड में हमारा टाइम मैनेज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और एक उसी से प्रैक्टिस हो मेरा जाती है पेपर 2 सवाल जो पढ़ने है, की।
जी, पेपर 2 मेरा फर्स्ट पेपर 1 कंप्लीट मैंने 66 मिनट में 40 क्वेश्चंस हुए थे। पेपर 2 करने के बाद फिर भी मेरे पास 10 टू 12 मिनट्स पेंडिंग थे, जिसमें मैंने अपने उन 10 क्वेश्चंस को रिव्यू करके मार्क किया था। बहुत सही। और इसमें ना मैं एक चीज़ और पूछूँगा आपसे कि जैसे आप लोगों ने इस बार पेपर दिया, पेपर क्लियर किया। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ पास कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें ना छूट जाती हैं, जो चीज़ें गलत भी थी हमारे साथ, लेकिन वो कहते हैं ना कि पर्दा डल जाता है उन पे। तो आपको क्या लगता है कि जो एग्ज़ाम में इस बार फॉर्मेट आया इंग्लिश और फिर हिंदी, जिसमें बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करनी पड़ी, ये चेंज नहीं होना चाहिए आगे चल के? सर मेरे को लगता है कि जी, ये चेंज होना चाहिए। ये हमारा मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कौन-सी लैंग्वेज हम देखना चाहते हैं। इससे हुँ, हमारा ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हुआ है। जैसे अगर हम पिछला एग्ज़ाम देखें तो वहाँ पे हमारे पास चॉइस थी। यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें दिख रही थी। पैराग्राफ में यहाँ पे हमें बेनिफिट मिला कि एक टाइम पे पूरा पैराग्राफ हमें देखने को मिला। ये हुँ, बात बहुत अच्छी है। लेकिन अदर क्वेश्चंस को लें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है हमारा स्क्रॉलिंग में। हुँ। तो और ये शीतल नहीं होना तुम्हें? चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपको शीतल क्या लगता है, बताइए इसके बारे में, या आपको कोई दिक्कत सर ज़्यादा? ये जो पैटर्न इस बार एनटीए ने फॉलो किया था, इंग्लिश और हिंदी वाला दोनों सेम एक ही जगह देके, ये हुँ, चेंज होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश स्टूडेंट कहीं न कहीं मैं खुद बहुत सारे क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़ हो गई थी, बार-बार हिंदी को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि क्वेश्चन हिंदी में क्या कहना चाह रहा है और इंग्लिश में क्या कह रहा है। तो हुँ, उससे टाइम वेस्ट भी हो रहा था और कहीं न कहीं हम ऑप्शंस में बहुत सारा कन्फ्यूज़ भी हो रहे थे। होना हुँ। चाहिए कि या तो इंग्लिश हम चूज़ करें या इंग्लिश हम सेलेक्ट करें। तो अगर जैसे कि किसी को पहले हिंदी में आता था। नीड है तो वो अपना पढ़ सकते हैं, या जैसे कि पहले आता था, किसी को हुँ, हिंदी में ज़रूरत है तो वो अपना हिंदी का ऑप्शन सेलेक्ट करके उससे हिंदी को उस क्वेश्चन की पढ़ सकता है। बाकी मैंने तो अपना काम इंग्लिश कर दिया स्टूडेंट्स है, को भी बताओ। सेम प्रॉब्लम। हुँ, जी, हुँ, बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था, बहुत सारे वर्डिंग्स थे जो हमें हिंदी में कन्फ्यूज़ कर रहे थे, इंग्लिश में उसका एक अलग सेंस निकल के आ रही थी, हिंदी जब हम हुँ। सेंटेंस पढ़ रहे थे उसकी एक अलग सेंस निकल के आ रही थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो रहा था। मैंने तो तो ये देखो अपना पैटर्न काम चेंज कर दिया, होना मैंने चाहिए। मेल लिख दी, जो मेरा काम था। और हो सके तो समय निकाल के एक मेल एनटीए को ज़रूर लिखिएगा कि कम से कम ये जो एक गलती उनकी तरफ से पिछली बार हुई है और इससे कईयों का नुकसान भी हुआ है। अब जो पास हो गए ना, देखो उनके लिए तो ये है कि भई वो चीज़ पर्दा डल जाता है कि कोई कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अच्छे से नहीं हुई होंगी। लेकिन जो पास नहीं हुए ना, उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन इस बात का रहा है कि जो एक तो लेंथी पेपर है, उसके ऊपर जो है ये चीज़ सही नहीं थी, किसी के लिए भी नहीं थी। मुझे एक बात बताओ कि ऐसी कौन-सी जो है आप एक एडवाइस देना चाहोगे, जो आपको लगता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन में गलती की है और बाद में आपको बहुत लेटर रियलाइज़ हुआ है? मंजित, आई विल आस्क यू फर्स्ट कि ऐसी कौन-सी मिस्टेक्स है जो आप प्रिपरेशन में अपने बाकी के अटेम्प्ट्स में कर रहे थे, या जो कोई नया बंदा अगर अप्रोच करता है एग्ज़ाम को तो उसको बचना चाहिए इस चीज़ से? सर, एक तो ये है कि अगर आपका नेट क्वालीफाई है, 2 टाइप के बच्चे हो सकते हैं, जिनका नहीं है, जो पहली बार जा रहे हैं या जिनका क्वालीफाई है। तो जिनका क्वालीफाई है, मैं उनको बोलना चाहूँगी पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है हुँ, कि हमारा तो हो जाएगा। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होके क्वेश्चंस के भी आंसर करते हैं और जल्दी-जल्दी में कुछ गलतियाँ कर जाते हैं कि कुछ हुँ, सब्जेक्ट को लाइटली ले लेते हैं कि ये तो हमें आता है, इसको हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको चाहे कुछ भी कितना भी अच्छा आता है तो लेकिन उसको रिवाइज़ करो और बार-बार प्रैक्टिस करो। और जो पहली बार जा रहा है पेपर देने, वो अपना कांसेप्ट बिल्ड करे। अगर कांसेप्ट इस पेपर में अगर आपके कांसेप्ट नहीं है, तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। हुँ, कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, बार-बार प्रैक्टिस करनी है और पीवाईक्यूज़ ज़रूर लगाने हैं, लेकिन लगाने इस तरह से हैं कि वो कॉन्सेप्ट पता आपको चले। हुँ, एज़ इट इज़ क्वेश्चन के आंसर नहीं रटने हैं हमें। हमें जो हर एक ज़्यादातर ऑप्शन गलती को करते हैं। इवैल्यूएट करना है। हुँ। क्योंकि इसमें ये भी है ना कि देखो, कई बार लोगों को लगता है कि मेरा नेट हो गया और अब मैं जेआरएफ तो अगले अटेम्प्ट में ले ही आऊँगा, थोड़ा-सा और पढ़ूँगा। लेकिन वो डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा है, जो लोगों को लगता है कि नहीं यस सर। 3-4 क्वेश्चन की बात है। तो ये एक चीज़ है। शीतल, आपको क्या लगता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन में ऐसी कौन-सी गलतियाँ की थी? या कभी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लेटर रियलाइज़ होती है कि भई एक नए बंदे को नहीं करना चाहिए? हाँ, सर स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि हमें क्या मतलब ज़रूरत है, हमें लाइव क्लासेस कर ली। स्टार्टिंग के 2-3 महीने मेरे साथ ऐसा ही रहा कि मुझे लगता था कि लाइव क्लासेस हो गई इनफ है, और हुँ, शाम को एक क्लास हो जाती है पेपर 1 की। तो मैंने 2 या 3 महीने मेरे हो गए थे, उसके बाद ही मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए। डेली का 10 या 20 क्वेश्चन जितना मेरे से हो पाता था, 15 तो मिनिमम मैं करती ही थी। तो वो मैंने ब बहुत लगता है मुझे कि 3-4 जो 3 महीने मैंने निकाले हैं, उसके बाद जो मैंने रियलाइज़ किया है कि अब मुझे पर डे क्वेश्चन करने चाहिए।
जब हमारे अप्रैल में एग्जाम पोस्टपोन हुआ उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि तब में मैंने प्लस से क्लास लेनी स्टार्ट की थी। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ही हमारा ऐसा टारगेट होना चाहिए कि हमें डेली के ज्यादा नहीं कर सकते तो 10 क्वेश्चन तो अपने पेपर 2 के भी करके चले, या सेल्फ जिससे स्टडी हमें को बहुत हेल्प इंक्लूड करके मिलती है। चलो। जी, या फिर सेल्फ स्टडी, अपनी पीडीएफ, आप जो बुक्स प्रोवाइड कराते हैं उनसे अपनी रीडिंग करते रहे, वो सब बहुत हमें सारे लोग करना पढ़ते हैं चाहिए। उसे, बाद में नहीं पढ़ते, वो डाउनलोड करके रख लेते हैं, लेकिन पढ़ते बहुत कम लोग हैं। इवन अगर आप देखोगे तो अपने टेलीग्राम एसजीआर कॉमर्स में इतनी सारी किताबें पढ़ी होंगी जो ऑलरेडी एक्सप्लोर की जा सकती है। जैसे स्टैट्स की बहुत अच्छी किताबें पढ़ी है, हार्वर्ड स्टैट्स हो गई, मार्केटिंग की कोटलर पढ़ी है, रिसर्च के लिए पढ़ी है, लेकिन उसको पढ़ कौन रहा है डिजिटल फॉर्मेट में, कितने कम लोग पढ़ते हैं। तो वो बात सही है कि खाली डाउनलोड करके ना रखें और पीडीएफ को पढ़ें। ऑल्सो एक चीज और कि जैसे वो इस मैंने भी मई के बाद ही पढ़ी है सर। इस बार हम वो लोगों ने मैंने ना भी मई के बाद ही पढ़ी है। सही बात है ये कि मिस्टेक्स तो होती रहती है। इस बार आपको क्या लगता है कि जो आरसी और डीआई के हम 20 क्वेश्चंस देखते हैं इन 150 क्वेश्चंस में पेपर में, उनकी क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस रही है और आपने कितना स्कोर किया है इन 20 क्वेश्चंस में से मंजीत? तो मेरा जो स्कोर रहा है 20, मेरा डीआई कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक था मेरा डीआई। बहुत सही। एंड आरसी में मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस जो थे वो गलत हुए थे। लेकिन लास्ट टाइम अगर मैं शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस, तो लास्ट टाइम मेरा जो पेपर 1 का आरसी था उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ठीक हुआ था आउट ऑफ 5। उसका तो फिर तो बहुत उस असर है। वजह से मेरे को पूरे साल ये लगा कि उसी की वजह से शायद मेरा जेआरएफ नहीं हुआ। और वो भी लगती भी फिर इंसान को बेवकूफी है कि भाई ये तो हम कर सकते हैं आराम से, जिस स्टैंडर्ड पे हम लोग पढ़ते हैं। वही सर कि ओवर कॉन्फिडेंस हम लेके चलते हैं कि आरसी एक नॉर्मल चीज है और हम कर ही लेंगे, हम पैराग्राफ करते आए हैं, इतना कुछ अलग नहीं है। हम कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भाई हो जाएगा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हमारे गलती होती है तब हमें पता चलता है। और मैंने बहुत प्रैक्टिस किया उसके बाद, आपकी वीडियो से भी, आपकी जो सीरीज चली थी डीआई और आरसी की, हाँ, ऑड उससे इवन और हम लोग चल रहे अदर थे। सोर्सेज से भी। कई बार मेरे को ये बोलते भी थे लोग कि सर डीआई करा दो ना 30 के 30 दिन, या आरसी आपको कराने की अभी क्या जरूरत पड़ रही है लास्ट के 15 मिनट। शीतल, आपने किस तरीके से प्रैक्टिस किया था और कितना स्कोर किया लगभग जो है इन 20 क्वेश्चंस में से, जो 10 पेपर 2 के आरसी हैं और जो 5 बाकी डीआई और आरसी पेपर 1 में है? डीआई और आरसी सर मैंने अपनी जनवरी वाली क्लासेस से किया था, जो आपने ऑड इवन सिस्टम में कराई थी क्लासेस, उनसे किया था। और बाकी जो आप एंड में अभी आपने फिर से स्टार्ट कर दिया था, कभी डीआई कराते थे कभी आरसी कराते थे, वहीं से मैंने प्रैक्टिस की थी। एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ कि पेपर 2 का जो आरसी था वो हमारा बिल्कुल एंड में गिवन था, 91 to 100 क्वेश्चन पे गिवन था। वो स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था, वो मुझे मिला भी नहीं कि कहाँ पे गिवन है, और मेरे उसमें 3 क्वेश्चन है वो गलत हो गए। ठीक है। बात वही मुझे लग रहा है थोड़ा कि अगर वो मुझे स्टार्टिंग में पता होता तो शायद एक फ्रेश माइंड से मैं उसे और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाती, और शायद वो क्वेश्चन सही हो जाते। मेरे बाकी 3 इसमें सब क्वेश्चन कुछ ठीक था? यहाँ, हाँ डीआई बिल्कुल मेरा सही था। वो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हमारा गिवन था, स्टार्टिंग पेपर वहीं से था हमारा। डीआई मेरा पूरा सही है। बहुत सही। उधर और मैंने बाकी आरसी में 3 क्वेश्चन जैसे कट हो मान लो गए। कभी कभी ना प्रिपरेशन के बीच में ऐसे मैसेज जरूर आते हैं और बड़ा मुश्किल होता है कि कोई कहता है कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, कोई कहता है कि भाई मेरे को पढ़ाई करने का नहीं हो रहा है। हाउ यू हैंडल नेगेटिविटी इन बिटवीन एग्जाम की अप्रोच करते हुए पेपर को? कभी कभी तो ऐसा कॉन्फिडेंस सबका ही डाउन होता है यार, पढ़ने का मन नहीं करता है, सबके साथ है, लेकिन क्या चीज सोचते हो उस वक्त आप एज ए स्टूडेंट? आप बताइए मंजीत। तो मेरे को मतलब लास्ट टाइम मेरा नहीं हुआ, 0 पॉइंट से रह गया, तो तब मेरे को ये फील हुआ कि शायद लक में नहीं है मेरे, भगवान नहीं चाहता कि मेरा हो। लेकिन फिर कंसिस्टेंसी हमें रखनी पड़ती है। सलाह भी देने वाले आते हैं कि भाई सीजीएल करो या कोई और करो, इससे कौन सा हमें डायरेक्ट जॉब मिल रही है। लेकिन नहीं, मैंने किया। मैंने ये सोच के किया इस बार कि मेरा जेआरएफ हो ना हो, लेकिन मुझे नॉलेज तो मिलेगी। ये नॉलेज अगर मैं ले रही हूँ तो वो मेरे हमेशा काम आएगी। नॉलेज कभी खराब नहीं होती। अगर सही आप बात। नॉलेज ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको जरूर देगा, कुछ कोई ना ना कुछ कोई रिटर्न आपको जरूर देगी। जरूर फ्रूट मिलेगा उसका। यस सर। और शीतल, तुमको लगा कभी ऐसा कि प्रिपरेशन जो है, क्योंकि तुम्हारा तो देखो गैप भी है, तो एक एक जिम्मेदारी है बीइंग अ मदर, ऑल्सो आपको बहुत सारी जो है ऐसे रोल निभाने पड़ते होंगे जो हम जैसे टीचर्स को भी शायद इतना हम बिजी नहीं रहते जितना आपको लोड लेना पड़ता होगा लाइफ में कई चीजें देखने के लिए। तो कैसे मैनेज हो पाता था और क्या मतलब कोई नेगेटिविटी या कौन सपोर्ट सिस्टम रहे आपके? और तो मैं जानता हूँ, लेकिन स्टिल आप बताओ। सर सपोर्ट सिस्टम का तो
आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्चुअली बहुत बार मेरे माइंड में आता था ऑनेस्टली कि इतना गैप है मेरे पास, स्टडी पूरी पीछे छुटी हुई है जॉब की वजह से या फिर एक मदरहुड की वजह से, तो मुझे लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा। तो बाकी मुझे राहुल से बहुत सपोर्ट मिला, वो मुझे ओवरऑल यही कहते थे कि कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं भी हो पाया तो एटलीस्ट तुम्हें कंटेंट की समझ हो गई है, अगले 6 मंथ और सिक्योर कर लो नवीन सर के साथ बिताने के लिए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगी नेक्स्ट 6 मंथ में, अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा तो उसमें मैं अपना फिर से ट्राई करूंगी, लेकिन इस बार मैं गिव अप नहीं करूंगी, इस बार मैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखूंगी। यही मैं करती थी अपना नेगेटिविटी दूर करने के लिए। और दूसरा, बहुत बार जब बार बार एग्जाम पोस्टपोन हो रहे थे, बहुत बार मन में आया भी कि कर देते हैं गिव अप, थोड़ा रिलैक्स हो जाए इंसान प्रिपरेशन के लिए। करके अगर 2 कोर्स कंप्लीट हो गए तो बहुत सारा बर्डन हो जाएगा, क्लासेस बहुत जुड़ जाएगी, तो इस वजह से मैं अपना वो छोड़ के उसको कंटिन्यू रखती थी। और सीरियसली राहुल ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, और फाइनली कहीं ना कहीं उनकी इस ट्रस्ट का ही रिजल्ट ही है। बहुत सही। पता है ये चीज़ एक एग्जाम्पल भी सेट करती है कि कभी-कभी ना लोगों का ये मैसेज आता है और एज़ अ टीचर कभी-कभी इनको बताना मुश्किल होता है कि सीधा एक लड़की का जब आपके पास मैसेज आएगा, नहीं सर मेरी तो शादी हो रही है या जो है घरवाले मेरी शादी करा रहे हैं, अब मैं आगे पढ़ पाऊँगी या नहीं पढ़ पाऊँगी। तो देखो ये डिपेंड करता है कि आप लोग सिर्फ़ इस चीज़ को ही सब कुछ मानते हैं या फिर एक ट्रांज़िशन का फ़ेज़ मानते हैं अपनी लाइफ़ में। क्योंकि अगर एग्ज़ाम्पल तो ये भी है कि जैसे आपको सपोर्ट दिया और आपके फैमिली में जो है बाकी आपको सपोर्ट मिलता है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि भई लोग एनकरेज करें आपके आस-पास के लोग आपको पढ़ने के लिए। एक लास्ट जो है लगभग मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या रिविज़न स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते थे? मतलब किस तरीके से कंप्लीट कोर्स करने के बाद आपने रिविज़न की थी मंजीत? मेरी रिजल्ट मेरा सर ये रहा कि स्टार्टिंग से मैंने जैसे कोई यूनिट कंप्लीट की, हुँ, बेसिकली अगर इस साल की मैं बोलूँ तो मेरा ये था कि सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि पिछली बार भी मैं पढ़ चुकी थी, तो मैं थ्योरेटिकल बहुत पढ़ चुकी हूँ। तो इस बार मैंने जो किया है वो एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं। जो भी यूनिट मैंने अपने नोट से पूरी की, एट द टाइम मैंने उसके जो एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यूज़ हैं वो लगाए हैं उसके बाद। और फिर एक-एक यूनिट करके और फिर कंप्लीट मॉक तक जाना, मैंने स्टार्टिंग से ही मॉक देने शुरू कर दिए थे। ये नहीं था कि भई अभी मैं पूरा रिवाइज़ करूँगी या पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी हुँ, तभी दूँगी। मैंने शुरू से दिए हैं हुँ, कि वो चीज़ एटलीस्ट ज़रूरी हम भी है। सीखेंगे। हुँ, हमारी प्रैक्टिस अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर वो छूटती चली जाती है कि कल देंगे या अगली हुँ। बार दे देंगे, वो अगली बार नहीं हो या तो पाता। डर आता है या पैसिविटी आती है फिर इंसान में वो अटेम्प्ट नहीं करता। यस शीतल सर। आप किस तरीके से रिविज़न कर रहे थे? और जो है लगभग क्लासेस के अलावा जो खुद रिविज़न करनी होती है क्योंकि आपको सीमित समय मिलता था, तो उस दौरान क्या स्ट्रैटेजी रही रिवाइज़ करने की चीज़ों को? सर मैं जब लाइव क्लास लेने के अलावा जो आप पीडीएफ देते थे उनको मैं हुँ, डेली का डेली रीड करके करती थी अपना, ताकि क्योंकि मेरी जो बेसिक्स थे वो भी मुझे अपने बनाने थे, और बेसिक से एडवांस जाना था, जो भी अपना पैटर्न चला हुआ था एग्जाम का, तो उसके लिए मैं पीडीएफ भी रीड करती थी। और बाकी जो आपने ई बुक प्रोवाइड कराई वो मैंने, जैसा कि आपको बताया, मई के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया जब हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। उसके अलावा मैं अपने पेपर टू को पेपर टू 1.5 घंटा ही दे पाती थी, ज्यादा नहीं दे पाती थी, लाइव क्लासेस के अलावा और क्वेश्चंस करने के अलावा। हुँ। तो और पेपर वन के लिए मैं अपना लाइव क्लासेस प्लस 20 क्वेश्चन आपकी स्पेशल क्लास, और उसके अलावा मैं अपनी कभी मन करता था तो पीडीएफ रीड कर लेती थी, उसके अलावा मैं अपने नोट्स से ही रिवाइज करती ऑलमोस्ट मतलब कि एक कोई ऐसा सिंपल पैटर्न भी रहे ना तो इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग उसके लिए काफ़ी थी। समय भी हाँ, निकालते हैं फिर बस वही है सर आपका, जैसे कि आप हमेशा हमें एडवाइस कर कि शायद नेट जा रहा होनी है। चाहिए, अगर बीच में कहीं हमारा गैप आ जाता है तो वो बहुत मैटर करता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखो सबसे पहले तो बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस आपको ये रिजल्ट अचीव करने के लिए एंड होपफुली जो आप चीज़ें बता थैंक यू रहे हैं सर, थैंक यू सो उसको मच लोग सर। हाँ अप्लाई थैंक यू करें, सो मच सर। आपसे कुछ सीखें क्योंकि देखो हम तो लगभग पूरे साल ही जो लोगों को बताना है वो अपनी तरफ से बताते हैं, लेकिन उसमें एक टीचर पर्सपेक्टिव ज़्यादा होता है और जो आप लोग बताते हैं उसमें ऑब्वियसली एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव है और आप क्या सोचते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और आपने अपनी जो बातें शेयर करी, आई होप कि वो कई लोगों को हेल्प करेगी। एनी